चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे इसमें, फिर हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में जो है कि हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में पढ़ लिए थे। फिर उसमें जो है कि हम एसटीपी क्लियर कर लिए थे और जो है कि एनटीपी भी कवर कर चुके थे और इसमें आरटी भी हम देख लिए थे। इतना हम देख लिए थे और हम उसमें स्टार्टिंग कर दिए थे परमाणु तौलना की। परमाणु तौलना, इसको स्टार्टिंग करके हम छोड़ दिए थे। इसमें हम क्या बताए थे कि इसमें जो है कि इसका किसी भी परमाणु को जिससे मापेंगे उसका नाम हम बताए थे मास स्पेक्ट्रोमीटर हम बताए थे। ठीक, इतना जो है कि हम करके छोड़ दिए थे। फिर हम बताए थे कि एएमयू क्या होता है। एएमयू क्या होता है, एएमयू का फुल फॉर्म बताए थे, एटॉमिक मास यूनिट। और जो है कि इसमें हम अब फिर एएमयू के बाद हम जो है कि एएम ये आरएएम पढ़ेंगे, आरएएम पढ़ेंगे। तो एएमयू क्या होगा, आरएएम क्या होगा, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो इतना हम तो देखेंगे आज। और इसके बाद और भी जो है कि हम देखेंगे परमाणु आणविक भार कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो ये जो है कि इतना हम पिछले वाले क्लास में बता दिए थे और हम चलेंगे अब अगले वाले टारगेट पे। हम लोग का अगला टारगेट क्या है, तो एक ही टारगेट रहेगा हम लोग का, परमाणु परमाणु तौलना। और उसके बाद जो है कि फिर हम आगे देखेंगे। ठीक, उसके बाद उससे पहले थोड़ा कुछ अच्छी बातें हो जाए, उसके बाद फिर हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक, पूरा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा जो इसमें कैमरे के लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, ठीक ना। और आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको थोड़ा अगर कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक, आप लगातार देखते रहिए, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं नज़र आएगी, ठीक ना। अब चलिए, अब हम आगे देखेंगे। अब आगे से क्या होता है, हम अगला टॉपिक टारगेट अपना बनाएंगे, फिर हम देखते हैं। ठीक, चलिए चलिए अब हम जो है कि इसमें हम टारगेट अपना बना लिए। ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को आज ख़त्म कर देना है। ठीक, और ये देखिएगा, ये जो है कि नीट के लिए जो है कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसका बेसिक हम तैयार कर रहे हैं। ठीक, ये नीट के लिए है, ठीक ना। और इसमें जो है कि आप ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर। और थोड़ा हम अभी हम बताएं कि कैमरे के लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। ठीक, लेकिन आप इतने में ही आप अच्छे से देखिए। हम जो है कि इसमें कोई भी आपको गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई तो पहले ध्यान से कीजिए। सबसे पहले आप थोड़ा अपना जो लक्ष्य है, जितना आप लक्ष्य देखें हैं उसके अनुसार आप काम भी कीजिए, ठीक ना। जैसे जैसे कहा जाता है ना कि अपना सपना पूरा करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारा सपना इतना ऊपर है, ये मान लीजिए नीट है, ये सपना इतना ऊपर है। हम लोग इतने ऊंचाई पे हैं, मैंने इतना ऊंचाई जो है कि हमारा टारगेट है, और हम लोग यहाँ पे हैं। और हम लोगों का जो है कि मेहनत है, ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट इतना ऊपर है। लेकिन जो हम लोगों का मेहनत है, मेहनत जो है इतना ही ऊपर है, इतना ऊपर। ठीक, इतना ऊपर है। हम इतना तक ही जो है कि अपना मेहनत कर पा रहे हैं, इतना ही। लेकिन हम लोग को यही मेहनत को इंक्रीज़ करना है, यानी बढ़ाना है। ठीक, यदि यदि हम लोग अभी फ़िलहाल वाला मेहनत देखा जाए तो ये इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक, इसका ग्राफ कितना बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक, तो इतना हम लोग को ऊंचाई पे भी चढ़ना है, इतना ऊंचाई पे भी जाना है। और ध्यान दीजिएगा, अब इस ऊंचाई पे चढ़ने के बाद ये मत समझिएगा कि इसके बाद हम अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये एक पहाड़ बन रहा है, इसके बाद एक बड़ा वाला पहाड़ है, जो है कि हम इस पहाड़ के कारण वो पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो कठिनाई तो आएंगी, लेकिन हम लोग को मेहनत करते रहना है। ठीक, और फिर हम आज एक और बात, फिर हम पहले वाले फिर बात बोल दे रहे हैं कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाना होगा तो जो अपना गाड़ी है उसको सिंगल गियर में रखिए। सिंगल गियर में रहने का मतलब कि सिंगल रहिए। डबल रहने का कोशिश करेंगे तो वहाँ तुरंत जो है कि गाड़ी वहीं पे बंद हो जाती है। हम तो ये पहले बता चुके थे। ठीक, तो हम लोग को अभी बहुत ऊपर जाना है और सिंगल गियर में रहना पड़ेगा, सिंगल रहना पड़ेगा, किसी डबल या ट्रिपल के फेर में हम नहीं पड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग को इतना ऊपर जाना है। अब ध्यान से पढ़िए, हम लोग का टारगेट बना दिया गया। इसमें जो है कि परमाणुविक भार यानी एएमयू हम बता दिए थे, परमाणुविक भार इकाई इसमें हम बता दिए थे, पिछले वाले वीडियो में बताए थे हम। ठीक, फिर इसमें पहला आज का टारगेट है सापेक्षिक परमाणुविक भार। इसको हम आरएएम के नाम से शॉर्टकट में जानते हैं, आरएएम से। ठीक, आरएएम का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से इसी को हम बोलते हैं सापेक्षिक परमाणुविक भार। फिर हम इसमें पढ़ेंगे आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट, इसमें आणविक भार हम पढ़ेंगे। और तीसरा नंबर है सापेक्षिक आणविक भार। देखिएगा, यहाँ पे परमाणुविक भार निकाला जा रहा था, फिर इसी का सापेक्षिक परमाणुविक भार निकाला जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आणविक भार निकाला जा रहा है, लेकिन इसी आणविक भार का सापेक्षिक आणविक भार निकाला जाएगा। ठीक, फिर हम देखेंगे अवगाद्रो संख्या देखेंगे, जिसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम मोल के बारे में हम कैसे ज्ञात करेंगे, मोल के बारे में हम गणना करेंगे। और मोल के बारे में हम बहुत पहले वाले वीडियो में बता चुके थे, लेकिन मोल को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के बेसिक्स के तौर पर हम इसको देखेंगे। ठीक, तो मोल अब यहाँ तक जो है कि हमारा आज का टारगेट खत्म हो जाएगा। आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। ठीक, लेकिन आप इसको कंसंट्रेट होकर देखिएगा, ठीक ना। अब फिर हम चलते हैं, अब हम सापेक्षिक परमाणु भार जो है कि हम बताने वाले हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर हम चलेंगे आणविक भार पे। ठीक, तब तक आप अच्छे से देखते रहिए और आप हो सकता है कि आप ये जो हम बताएं आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे सापेक्षिक परमाणु भार। इसमें हम देखने वाले हैं, पहला हमारा टारगेट अब शुरू हो गया, सापेक्षिक परमाणुविक भार। यहाँ तक शुरू गई, हमको एम यू बोला जाता है, एम यू नहीं बोलेंगे, इसको आर एम बोलेंगे ना, आर ए एम।
रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, इसमें इसमें क्या होगा, हम पहले बताए थे कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो परमाणुविक भार होता है, परमाणुविक भार ऑक्सीजन के परमाणु का जो भार होता है ये होता है 16 AMU, 16 AMU होता है। तो AMU का मतलब हम बता चुके थे, उस तरजीव पे इधर हम जो है कि छोटे बच्चे को रख दिए थे, उधर जो है कि लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा रख दिए थे, जो कि 10 लोहे का टुकड़ा हो रहा था, ठीक। तो उस लड़के को हम 10 लोहे के टुकड़े के बराबर मानते थे, ठीक, मानते थे ऐसे ना। तो उस लोहे के टुकड़े को बोलने में जो है कि अजीब लग रहा था, जिसके कारण हमने उसको केजी बोल दिया। उसी तरह हम लोग परमाणु को मापा, तो कार्बन 12 के परमाणु, कार्बन 12 के परमाणु का ऐसे बोलते 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 हम जो है कि ऑक्सीजन को जब उसे मापन किया तो 16 गुणे एक कार्बन 12 के परमाणु जो है कि आए थे। और एक कार्बन 12 के परमाणु न बोलकर हम उसी को AMU बोले थे, ठीक। यदि आप पिछला वाला क्लास नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक। और देखिए इसमें जो RAM होता है, RAM, तो RAM में क्या हम करेंगे, बस AMU है, इसको हम सीधा सीधा हटा देंगे, ठीक। AMU को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। AMU को हटाने के बाद जो हमारा बचेगा वही RM हो जाएगा। बस आप शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से देखिए, ट्रिक के माध्यम से सीधा, यदि कभी भी ऐसे दिख जाए सीधा मार दीजिए। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछ दिए, आप ऐसे समझेंगे, हम क्वेश्चन पूछ दिए, बोल दिया कि ऑक्सीजन की AMU में तथा RAM में भार ज्ञात करो, भार बताओ। तो AMU में यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन की 16 AMU होगी, लेकिन यदि RM में देखा जाए तो बस 16 होगी। बस यहीं से आप क्लियर कर लीजिए, यदि AMU हट जाए। और ध्यान दीजिए AMU को हम म्यू भी बोलते हैं यहाँ से, यदि कहीं कहीं पे हम क्वेश्चन में, ऑप्शनल क्वेश्चन में AMU की जगह पे म्यू भी दे देता है, तो आप इससे घबराइएगा मत, ये समझिएगा कि AMU है, ठीक। तो 16 AMU को हटा, यदि AMU को हटा देंगे तो यही RAM का मान हो जाएगा, यही RAM का मान हो जाता है। तो यहाँ से सापेक्षिक परमाणु भार खत्म, सापेक्षिक परमाणु भार खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे आणविक भार। दूसरा हमारा टारगेट था आणविक भार। और ऊपर वाले में एक और हम एग्जांपल ले ले, तो यदि हम सोडियम ले ले तो सोडियम का हम फिर AMU में निकालेंगे, सोडियम यानी Na का फिर हम AMU में निकालेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है ना, 23 AMU होगा। लेकिन ये क्या था, परमाणुविक भार था, केवल और केवल परमाणुविक भार था। लेकिन अभी हम सापेक्षिक परमाणुविक भार निकालेंगे, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास यानी RAM निकालेंगे। तो इसका जो RAM है, इसका RAM हो जाएगा बस 23 हो जाएगा। और इसका जो ये परमाणुविक भार है, ये परमाणुविक भार है, ठीक ना। तो उसके बाद हम देखेंगे आणविक भार। आणविक भार में क्या होता है, तो देखिए ये परमाणु का भार हम निकाल रहे थे तो इसको परमाणुविक भार बोल रहे थे, लेकिन इसमें हम अणु का भार निकालेंगे तो आणविक भार हो जाएगा, ठीक। अणु, तो ये बताइए, हम अणु भार उसी का तो निकालेंगे जो अणु होगा। हम अब बताइए, अब जो सोना है तो सोना का वजन कुछ अजीब अलग होता है। जैसे मान लीजिए अब सोना अब टन में तो जाएगा नहीं, अब उतना तो किसी के पास होता नहीं है, तो जैसा सामान रहता है उसके हिसाब से तो हम मापते हैं ना। तो यहाँ पे परमाणु था, परमाणु को हम परमाणु के हिसाब से मापते थे, तो इसीलिए उसको हम परमाणु भार बोलते थे। लेकिन यहाँ पे आणविक भार आ गया, तो अणु क्या होता है, आप हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप खुद बताइए इसमें अणु कौन है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है जल H2O, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं इसमें, ठीक। तो आप ऑप्शन में क्या मारेंगे, अणु इसमें कौन है, हु इज द मॉलिक्यूल्स, इसमें ये होगा, ठीक ना। इसमें कौन अणु है, तो इसमें हम किसको मारेंगे। देखिए ये जो है कि हमारा परमाणु है, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ठीक, ये नहीं है, ठीक ना। ये पोटेशियम भी नहीं होगा, ये अणु है। कैसे अणु क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो हम बहुत पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब परमाणु प्लस जब परमाणु मिलते हैं तो बनते हैं अणु। क्या बनते हैं, अणु बनेंगे। और जब अणु मिलेंगे तो पदार्थ बनेंगे, पदार्थ मिलेंगे तो कोई वस्तु बनेगा। यही तो हम बताए थे ना। तो ये बताइए, इसमें एक हाइड्रोजन का अणु है और इसमें 2 हाइड्रोजन का अणु है और इसमें एक ऑक्सीजन का अणु है, परमाणु है। तो इसको मिलाने के बाद जब एगो परमाणु जब मिल गया तो क्या बन गया, अणु बन गया। तो ये हमारा जो है कि यह क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। यदि क्लास 9th में देखा जाए, यदि पदार्थ के हिसाब से देखा जाए, शुद्ध द्रव्य के हिसाब से, तो इसको हम बोलेंगे यौगिक। इसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, ठीक। तो अब यौगिक और ये सब हम जो कि क्लास 9th में ही पढ़ेंगे, ये क्लास 11th है और सब मिला के हम लोगों का लेकिन टारगेट है दूसरा, ठीक। तो इसको अब हम मिटाने जा रहे हैं। तो आप जो है कि सापेक्षिक परमाणुविक भार देख लिए हैं, RAM AMU को हटा देंगे, RAM हो जाएगा, MU लगा देंगे तो परमाणुविक भार इकाई हो जाएगा। अब हम आणविक भार में देखेंगे, तो आणविक भार में क्या होता है। तो सबसे पहले आणविक भार तो हम जानते हैं कि वो जरूर छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जैसे में H2O हो गया, H2O, तो इसमें जो है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन परमाणु है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का परमाणुविक भार निकालिए। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणुविक भार कितना होता है, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, फिर प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 एकम 2 और प्लस 16 यानी 16 2 18 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए हम आणविक भार निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे, ठीक। लेकिन अभी हम सापेक्षिक आणविक भार निकालेंगे। तीसरा देख लीजिए, सापेक्षिक आणविक
भार। फिर इसमें सापेक्षिक वाली बात आ गया, तो सापेक्षिक में क्या करते हैं, इस एएमयू को हटा देते हैं, तो बस इसमें क्या हो जाएगा 18। ठीक, जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए CO2, तो इसका हम जो है कि आणविक भार पूछ रहे हैं और सापेक्षिक आणविक भार पूछ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे हम म्यू भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे म्यू लिखेंगे। तो कार्बन का होता है 12, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 12 + 16 दूना के 32, और 2 2 4 3 1 4 44 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, और 44 यहाँ पे यदि हम एएमयू लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसका आणविक भार हो जाएगा। लेकिन यदि एएमयू को हटा देंगे तो RAM हो जाएगा, RAM हो जाएगा केवल और केवल 44। तो इतना हम लोग का खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग अगले टारगेट पे चलते हैं। इसको आप जो है कि अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, और रेगुलर से आप जो है कि पढ़ाई कीजिए। कहेंगे ना, जैसे कहा जाता है एवरीथिंग इज द पॉसिबल इन योर लाइफ व्हेन यू विल डूइंग हार्ड वर्क एंड रेगुलरिटी। रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। ठीक, रेगुलरिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे रेगुलरिटी, आप किसी भी चीज़ में रेगुलरिटी करेंगे तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी चीज़ को यदि हासिल करें, रेगुलरिटी एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी चीज़ की ज़िंदगी बदल देती है। जैसे अगर किसी ऐसे शराबी को देखेंगे, तो अगर एक दिन कम से कम 5 लीटर शराब पी जाइए तो आप मरेंगे नहीं एक दिन में। ठीक, यदि आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा ही करके रेगुलर रहेंगे तो कम से कम आपकी जो है कि उम्र घटती जाएगी। तो ये होती है रेगुलरिटी। और यदि रेगुलरिटी, अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं, एक के दिन आप 24 घंटा पढ़ दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, लेकिन यदि आप रेगुलरिटी करके रेगुलर 6 घंटा 7 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, एकदम कोई नहीं इसको छीन सकता है। तो यही रेगुलरिटी होती है। ठीक ना, तो चलिए अब इसको हम अगले टारगेट पर फिर चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम फिर देखेंगे। अब इसमें हम क्या देख रहे थे, अब इसमें हम देखेंगे यदि कार्बन 12, एक कार्बन, यदि एक कार्बन, हम किसी कार्बन 12 के यदि एक हम परमाणु ले रहे हैं का एक परमाणु, यदि हम परमाणु लेंगे तो ध्यान दीजिए इसका फिगर हम कुछ बना रहे हैं। कार्बन 12 है तो 12 को ऐसे बनाइए। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 3 12। ठीक हो गया। अब इसमें इसका जो है नाम है कार्बन 12 का एक परमाणु। ठीक, ये कार्बन 12 का क्या है, परमाणु है। कार्बन का एक परमाणु है। इसमें से यदि कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, मान लीजिए यही वाला हम पार्ट ले लीजिए, ये वाला। ठीक, और यही पार्ट को हम बोलते हैं, ये पूरा कार्बन 12 है, पूरा कार्बन 12 का क्या है, एक परमाणु है। और ये एक चौथा भाग है, तो इस पूरे का 12वां भाग है, तो इसको हम 12 से भाग दे देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक 12वां ये पार्ट है। ठीक ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। तो ये इतना हम कर लिए। ये जो कि ये पूरा कार्बन का एक क्या है, परमाणु है। इसमें हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, ये पूरा कार्बन का एक क्या है, परमाणु है। इसमें से यदि हम 12वां पार्ट ले तो इसमें 12 से भाग दे देंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन 12 का एक परमाणु है, इसका जो भार होता है 1.99 × 10⁻³ ग्राम होता है, 23 ग्राम। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो कार्बन 12 का एक परमाणु है, एक परमाणु का जो 12वां भाग है, परमाणु का 12वां भाग, इसमें क्या होता है कि 1.99 × 10⁻³ में यदि हम 12वां भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे 1.66 × 10⁻24 फाइनली आता है। ठीक ना, ये ग्राम हो गया इतना। ठीक, इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। और जो इतने पार्ट में से जो एक हम पार्ट निकाले हैं, और इसी से तो हम देखिए एक बार हम फिर अच्छे से बता रहे हैं, जो हम माप रहे थे, ऐसे हम इधर एटम रख दिए थे, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु रख दिए थे, और इधर हमको एक हम जो है कि इसमें ये मापने वाला था, तरजीव था ऐसे। ठीक, ऐसे तरजीव था इसमें। ठीक ना, तो इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु रखा गया था, और इसमें हम क्या रखे थे, कार्बन 12 का एक परमाणु रखे थे। ठीक ना, तो ऐसे करते करते 16 रखे थे ना, 16 × 1 कार्बन 12 के परमाणु, और 16 × 1 कार्बन के परमाणु बटे 12 को हम क्या बोलते थे, AMU बोलते थे। इसका मतलब इसमें से जो ये 12वां पार्ट है, यानी इसको हम AMU बोलेंगे, इसको भी AMU, इसको भी हम AMU बोलेंगे, इसको भी AMU। ठीक, इसमें से जो एक AMU है, यानी उसका जो वजन है 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, जो ये AMU है, ये बराबर है कार्बन 12 का एक परमाणु बटे 12, और यही बराबर होता है 1/Na के। ठीक, Na क्या है, अवगाद्रो संख्या है, आगे मिलेगा। Na क्या है, अवगाद्रो संख्या, जो कि आगे मिलेगा। ठीक, अब इसमें जो ये अवगाद्रो संख्या है, अब हम जो कि अगले पेज पे देख ले रहे हैं कि अवगाद्रो संख्या क्या है। तब तक आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। ठीक ना, वीडियो को रोक सकते हैं, और फिर हम देखेंगे आगे अवगाद्रो संख्या, फिर हम पढ़ने वाले हैं, फिर अवगाद्रो के नियम पढ़ेंगे। ठीक ना, उसके बाद तब हम फिर मोल की गणना करेंगे। मोल बहुत जरूरी चीज़ है। और इसी तरह मोल नॉर्मली हम बता चुके थे कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये हम पहले वाले वीडियो में ही बता चुके थे। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी मोल निकाल सकते हैं और अलग अलग फार्मूले से, तो उसको हम अगले पेज पे देखते रहेंगे। तो अब हम चलिए अगले पेज पे, अभी फिलहाल में तो हम अवगाद्रो संख्या देखने वाले हैं। ठीक ना, उसके बाद हम फिर मोल गणना करेंगे, और वही जो है कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे अवगाद्रो देखेंगे। ठीक, अवगाद्रो नियम, अवगाद्रो नियम, इसको कैपिटल एन से, अवगाद्रो संख्या जो होता है इसको कैपिटल एन से नहीं दर्शाएंगे, अवगाद्रो संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अवगाद्रो
जो संख्या होता है उसको कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अवगाद्रो संख्या क्या होता है पहले देखिए, अवगाद्रो का नियम क्या है ये पहले देखिए। तो अवगाद्रो खुद ही एक क्या है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं खुद। तो ये क्या बोले थे कि मान लीजिए कोई बर्तन ले लीजिए, बर्तन ले लिए, ठीक, इसमें जो है कि हम कुछ रख दिए, हम कोई द्रव ऐसे रख दिए, और फिर हम क्या देखेंगे कि ये क्या बोले थे कि समान ताप तथा समान दाब पर, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट समान, ये समान रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो इसमें क्या बोले थे, जो आयतन होता है अनुक्रमानुपाती यन के होता है, जहाँ जहाँ भी क्या है, आयतन है, यन क्या है, यन क्या है, मोलों की संख्या है, मोल है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। देखिए ये जो भी क्या है, आयतन है, यन क्या है, मोलों की संख्या है। तो ये इतना बात बस बोल दिए, उसके बाद ये हो गए वैज्ञानिक। इसमें क्या बोले थे, अब बताइए, आप खुद बताइए। हम बताए थे कि जैसे हम आपसे इसे शुगर मांग लिए, जैसे शुगर का मतलब मान लीजिए कि चीनी मांग रहे हैं, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है। यदि हम आपसे बोल दें कि हमको 10 मोल चीनी चाहिए, 10 मोल, 10 मोल, 2 बर्तन ले लीजिए, 2 बर्तन ले लीजिए, यहाँ से 2 बर्तन हम ले लिए, 2 बर्तन, उसमें जो है कि एक बर्तन में हम 10 मोल चीनी रख दिए। ठीक, तो 10 मोल चीनी रखने के बाद ये जो है कि बर्तन इतना तक भर गया, इतना तक। एक दूसरा बर्तन में हम जो कि 20 मोल चीनी ले लिए, 20 मोल, तो ये बर्तन इतना तक भर गया, इतना तक, ये पूरा भर गया, ठीक, चीनी से। अब आप खुद बताइए, यदि मोल की संख्या बढ़ रही है तो आयतन भी बढ़ रहा है कि नहीं। यदि हम ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा भरेगा। अब आप कोई बोरी में चीनी लाने जाएंगे, 1 बोरा, तो उसमें आप 2 बोरा ले लीजिए, एक बोरे में 50 केजी रखिए और एक बोरी में 20 केजी रखिए। आप खुद बताइए किस में मोलों की संख्या ज़्यादा है। तो 50 केजी में मोलों की संख्या ज़्यादा है, तो उसका आयतन भी तो ज़्यादा है ना। बस यही बात ये जो है कि बोल दिए थे, और क्या हो गए, वैज्ञानिक हो गए। लेकिन हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बर्तन लिए और ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू कर दिए। ये क्या है, पिस्टन है, पिस्टन, वो बंदूक वाला नहीं, ये पिस्टन है, उसको हम पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन है, ठीक ना। तो देखिए ये पिस्टन क्या करता है, ऊपर से दाब लगाता है। तो अगर हम ये जो दाब को बढ़ाएंगे तो ये दबते दबते नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा, अब इतना रहेगा, इतना हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक, इसलिए बोले कि प्रेशर को क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि आप चीनी को नीचे से अगर गर्म करेंगे तो ये पिघल कर थोड़ा हो जाएगा, ये पिघल कर कम होने लगेगा, और ज़्यादा हम गर्म कर दें तो ये ऊपर ऐसे उठने लगेगा, इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए बोले थे। और तब बोले कि जो आयतन होता है, आयतन जो होता है मोल के संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मोल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये जो भी है, हम इसको अपन यन कर सकते हैं ना, और अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया, नियतांक। ठीक, तो ये भी अब नियतांक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, V1/N1 बराबर V2/N2, ये इतना हो गया, V2/N2। ठीक, इतना, ये सूत्र हो गया। थोड़ा इस पर हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे मोल की गणना पे। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे, क्या है, बोल रहा है कि 200 ml आयतन पर मोलों की संख्या कितनी है, 40 है। 200 ml आयतन पर मोलों की संख्या कितनी है, 40 है। तो इसमें बोल रहा है कि 200 ml आयतन पर मोलों की संख्या 40 है, तब बोला है किस आयतन पर मोलों की संख्या 60 होगी। ठीक, आप देखिए ध्यान से, ये बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या है, 200 ml है, यानी V1 का मान दे दिया 200 ml। ये भी कैसे, आयतन कैसे पहचाने, अरे ml में है या लीटर में, इसको हम आयतन ही बोलेंगे। ठीक, मोलों की संख्या पूछ दिया है, यानी N1 दिया है 40, बोला है किस आयतन पर था, मान लीजिए V2 आयतन पर, मान लीजिए क्या, V2 आयतन पर मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी N2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक, तो अब सूत्र में रखिए, V1 का मान कितना है, 200, अपन N1 का मान कितना है, 40, बराबर V2 का मान नहीं पता है, अपन V2 का मान, और ये N2 का मान कितना है, N2 का मान इधर से देख लीजिए, 60 है, 60। ठीक, फिर ये गुणा कर लीजिए, ये देखिए 0 से 0 गए लो। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 4 5 20, एक 0 है तो पहले से, यानी 50 बराबर V2/6 है, भाग कर उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो 6 5 30 और पहले से एक 0 है, यानी बराबर V2, यानी 300 आयतन पर जो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये हो गया, 300 आयतन पर क्या हो जाएगा, 300 ml आयतन पर मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 60। तो यही अवोगाद्रो नियम था, ये अवोगाद्रो का नियम था। लेकिन अवोगाद्रो संख्या कितना होता है, तो अवोगाद्रो संख्या जो है कि इसको हम ट्रिक से पहले भी बता चुके थे। आओ गाद्रो, तो आओ मतलब आओ, गाद्रो मतलब मिलकर गाएं, आओ मिलकर गाएं। अवोगाद्रो जो संख्या होता है, इसको हम ट्रिक से बनाए थे। आओ मिलकर गाएं, छम मतलब 6.02 होता है, लेकिन इसको 6 ही मान लीजिए। आओ मिलकर गाएं छम 6 से छम गुणे 10⁻23 बजे तक। और ध्यान दीजिए, हम लोग के घड़ी में 24 भी बजता है, तो 1 घंटा तो रेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ से 23 बजे तक कर लीजिए।
ठीक। तो आओ मिलकर गाएं छम छम 10 की पावर 23 बजे तक। तो ये अवगाद्रो संख्या होता है, अवगाद्रो संख्या। ठीक, अवगाद्रो संख्या क्या होता है? आओ मिलकर गाएं छम छम 10 की पावर 23 बजे तक। ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, चलिए अब हम फिर चलेंगे मोल की गणना पे, मोल की गणना पे हम चलेंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप वीडियो को रोकर उतार सकते हैं। ठीक, फिर हम चलेंगे। ठीक, ठीक है। अब देखिए भार के आधार पर यदि हम सूत्र देखा जाए, भार के आधार पर, तो भार के आधार पर यदि हम मोल देखें, मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, जो कि ये बहुत पुराना ही पहले से हम पढ़ चुके थे। भार बटे अणु भार होता है। इतना आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए यस, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। अब क्या नहीं आ रहा है उसको भी आप कमेंट में लिखिए कि आप पीछे हम पढ़ाएं क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं, क्या आ गया है, उसको आप कमेंट में लिखिए। ठीक, फिर जो है कि इन तीनों जो फार्मूला हम लिखेंगे अभी, इसका जो है कि आप कमेंट सेक्शन में उसका फिर से लिख दीजिए। ये मोल बराबर इतना है, भार बराबर इतना होता है। ठीक, अब फिर कणों के आधार पर हम देखेंगे, कणों के आधार पर देखेंगे। तो कणों के आधार पर यदि हम मोल का फार्मूला देखें, तो कणों के आधार पर मोल का फार्मूला होता है कणों की संख्या बटे Na। और Na को आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि ये अवगाद्रो संख्या है। अवगाद्रो संख्या क्या हम बताए थे? आओ मिलकर गाएं छम छम गुणे 10 की पावर 23 बजे तक। इतने अणु होते हैं, ये अणु अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो जो संख्या होता है इतना होता है। यही Na है, यही क्या है? Na का मान होता है। Na का मान बोलिए या तो अवगाद्रो संख्या बोलिए, कितना होता है? 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अणु। ठीक, यदि हम आयतन के हिसाब से देखा जाए, मोल का जो सूत्र होता है, तो मोल बराबर दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर या 22,400 ml। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आयतन के आधार पर दिया है ये थोड़ा कठिन है, इसको थोड़ा समझना है। ठीक, आप इसको समझ लीजिए, अगर समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो ये हम हमेशा भूलते रहेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे मज़ेदार बात इसमें है, बहुत डेंजर बात इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन में जो यहाँ और बात ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट में हम बताना भूल गए। इसके लिए जो कि आप देखिए नोट में पहले बात ध्यान दीजिए, या केवल और केवल, ये केवल गैस के लिए लगता है। ये सूत्र केवल गैस, ये सूत्र जो फार्मूला है मोल का, ये केवल गैस के लिए लगता है, गैस के लिए मान्य है। ठीक, और वो गैस का जो गैस होगा STP पर होना चाहिए, ना ही कि NTP पर और ना ही कि RT पर। ठीक, STP पर होना चाहिए। और STP को आप भली भांति जो है कि अच्छे से देख लिए। STP का पीछे वाला क्लास आप देखे होंगे। STP का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। टेम्परेचर इसमें 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये, और देखिए ये केवल गैस के लिए होगा, और किसके लिए होगा? STP पर, जो गैस STP पर होगा और गैस ही होना चाहिए, उसके लिए ये लगेगा। और इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? ये बहुत मज़ेदार बात है। तो ध्यान दिए, अब गैस है तो उसका आयतन दिया होगा, आयतन होता है ना, गैस का आयतन ही तो निकालेंगे ना। जैसे आप LPG सिलेंडर अपना जो घर में खाना बनाने वाला होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं आप उसको क्या करेंगे? ले जाएंगे तो उसको कितना 14 kg का होता है ना, 14 या 15 kg का होगा। एक छोटा वाला होता है 4 kg या 3 kg। तो उसका जो कि आयतन भी तो हम निकाल सकते हैं, लिक्विड अवस्था में हो जाता है ना, तो उसका आयतन निकालेंगे। यानी गैस है तो गैस का क्या निकालेंगे हम? आयतन। तो जो आयतन है या तो लीटर में दिया होगा या तो ml में दिया होगा। ठीक, आयतन मान लीजिए दिया होगा 4 ml दिया होगा, या तो हो सकता है 4 लीटर दिया होगा। यदि लीटर में दिया है, ध्यान दीजिए, यदि लीटर में दिया है तो दिया गया आयतन यानी 4 दिया है बटे दिया गया आयतन कितना है? 4 है। अपन लीटर में जब दिया है तो हम लिखेंगे 22.4 से, यदि हम 22.4 से यदि भाग कर देंगे तो ये हमारा मोल निकल जाएगा। लेकिन वही यदि ml में दिया है तो 22,400 से यदि हम भाग दे देंगे तो वो हमारा मोल निकल जाएगा। यदि लीटर में दिया है तो लीटर वाला से भाग देंगे, मोल में दिया है तो मोल वाला से भाग देंगे, ये इतना हो जाएगा। और ध्यान दीजिए गैस के लिए मान्य है और STP पर होना चाहिए। तो ये जो है कि मोल गणना के 3 सूत्र हो गए। अब हम इस पे ये मिटाकर इधर हम न्यूमेरिकल एक एक बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे मोल गणना। लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मोल गणना। ठीक, मोल को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। सबसे पहला इसमें हो जाएगा भार के हिसाब, भार के आधार पर। दूसरा हो जाएगा कणों के आधार पर। तीसरा हो जाएगा आयतन के आधार पर। आयतन के आधार पर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन दे दिया 36 ग्राम जल यानी H2O में मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या। अब आप खुद अपने अनुमान से लगाइए। इसमें जो 36 ग्राम है ये भार दिया है 36 ग्राम, और मोलों की संख्या पूछ रहा है, मोल बराबर पूछ रहा है। ठीक, हम चाहें तो H2O है तो H2O का अणु भार निकाल सकते हैं, अणु भार।
ठीक। तो H2O का अणुभार क्या हो जाएगा, तो H का होता है 1 और 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16 यानी 16 2 18। देखिए आप खुद देखिए, हमारा भार दिया है और अणुभार दिया है और मोल निकालना है, तो भार के आधार पर कौन सा फार्मूला होता है, मोल बराबर। तो भार के आधार पर मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, और भार बटे अणुभार वाला सूत्र यहाँ पे आप देखे होंगे, भार के आधार पर मोल का संख्या, मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। अब ये वाला तो हम सूत्र लगाएंगे नहीं क्योंकि कणों की संख्या दिया नहीं है, इन्हें तो मान लीजिए हम लोगों का विरासत में मिल गया 6.02 गुणे 10 का पावर माइनस 23 होता है, 23 होता है बस मोल। और ये यहाँ पे मोल तो जो है क्या गैस के लिए गैस के लिए केवल मान्य है, बाकी सब के लिए अमान्य है, तो ये यहाँ से तो ये कन्फर्म यहाँ पे नहीं लगेगा, तो यही बच गया, यही वाला लगाएंगे। तो मोल यानी मोल को हम ये अंश से दर्शाते हैं, मोल बराबर भार कितना है 36 ग्राम बटे परमाणु भार कितना आ गया 18, 18 दूना के 36, ये 2 मोल आ गया। इसका मतलब यदि कोई बोले कि 36 ग्राम हम जल लिए हैं, इसका मतलब कि 2 मोल हम जल ले लिए हैं। ठीक, ये हो गया, ये एक हम क्वेश्चन कर लिए। अब हम कोणों के आधार पर हम कुछ ये से करेंगे, मोल हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इसको हम मिटा कर, ये मिट गया। अब मान लीजिए मोलों की संख्या पूछ रहा है और कोणों के आधार पर, जैसे यहाँ पे ये सवाल को मिटाइए और दे दिया कि जो H2O है, H2O ये कितना, मान लीजिए कण हम इसका मान लें 3.011 गुणे 10 का पावर 24 अणु ले लिए, हम 24 अणु ले लिए। ठीक, तो इतने कण हम लिए हैं, ये जो कोणों के आधार पर हम तब यदि मोल निकालेंगे, तो अब इसका मोल पूछ रहा है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, कोणों की संख्या बटे क्या होता है, Na होता है। तो कोणों की संख्या कितनी है 3.011 गुणे 10 का पावर क्या हो जाएगा 24 बटे Na होता है कितना 6.02 गुणे 10 का पावर 23। ठीक, ये हो गया। यदि हम इसको सीधा सीधा 3 ही मान ले, यदि हम सीधा सीधा 3 माने तो 3 एकम 3 3 दूना के 6, यदि इसे हम भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा और गुणे ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 24 है गुणे 10 का पावर माइनस 23 हो जाएगा, यानी 0.5 गुणे 10 का पावर कितना, बस 10 हो जाएगा, यानी इसे हम गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी इसकी मोल की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आप फिर से ध्यान दीजिए, अगर दे दिया क्वेश्चन कि H2O है, H2O का हम इतना कण ले लिए, H2O का हम इतना कण लिए हैं और उसका मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम H2O यानी जल के 3.011 गुणे 10 का पावर 24 को अणु यदि हम आपके हाथ में सौंप देंगे, इसका मतलब कितना मोल हम आपको जल दे चुके हैं, तो वही निकालेंगे। तो मोल बराबर होता है कोणों की संख्या बटे क्या हो जाएगा Na। कोणों की संख्या कितनी है, ये 3.011 है तो इसको हम सीधा सीधा 3 मान लिए हैं, गुणे 10 का पावर 24 है, बटे ये इसमें 6.02 होता है, लेकिन इसको हम पूरा एक्चुअल में 6 मान लिए गुणे 10 का पावर 24। सब कुछ हल करने के बाद जो है कि 5 मोल हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब कि आप हमें 5 मोल जल दे चुके हैं। ठीक, अब हम देखेंगे आयतन के आधार पर एक क्वेश्चन देखेंगे और यही लास्ट होगा, उसके बाद हम जो है कि अगले क्लास में मिलेंगे, न्यूमेरिकल इसको देखेंगे। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें 3 नंबर पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 देखेंगे। मान लीजिए दे दिया कि 11, क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए 11.2 लीटर, 11.2 लीटर और नहीं एक बार शुरू से देखिए, एसटीपी पर 11.2 लीटर आयतन घेरने वाली NH3 का मोल ज्ञात कीजिए, का मोल ज्ञात करो। हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है दिया गया आयतन अपान 22.4, और किसमें ध्यान दीजिए दिया गया आयतन बटे 22.4 है, तो लीटर में ना, तो क्वेश्चन में ही जो है कि लीटर में दे दिया है तो हम बटा में 22.4 रखेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में यदि ml में दे दिया होता है तो हम 22,400 ml रखेंगे। ठीक, तो हमको तो लीटर में दिया है तो 22.4 रखेंगे ना, तो यहाँ पे बस 22.4 रख दिए, इसको बटा दिए। ठीक, अब देखिए तो n बराबर आयतन कितना है, आयतन है 11.2 अपान, और ध्यान दीजिए हम कुछ नोट में लिखाए थे कि केवल गैस के लिए मान्य है। आप देखिए तो ये गैस है, तो देखिए अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, अमोनिया क्या है, गैस है। ठीक, फिर एसटीपी पर है, चलिए एसटीपी पर भी है, दोनों नियम फॉलो है, इसीलिए हम इसका जो है कि फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए एसटीपी न देकर, लेकिन पहले तो सॉल्व कर लीजिए। आयतन कितना है 11.2 लीटर है, फिर बटा में 22.4 लीटर होता है। देखिए दशमलव से दशमलव हट गया, देखिए 112 दूना के 224 होता है, यानी ऊपर 1 नीचे 2, यानी n बराबर 1/2। इसको सीधा सीधा देखा जाए तो 0.5 मोल आ जाएगा, 0.5 मोल हो गया। लेकिन यहाँ पे एसटीपी न देकर बोल देगा कि 1 एटीएम तथा 273 केल्विन ताप पर, चाहे 273 केल्विन या तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप भी बोल सकता है, तो आप उससे मत घबराइएगा, क्योंकि एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन ही तो होता है ना, और जो प्रेशर होता है 1 एटीएम होता है। ठीक, यानी टेम्परेचर और प्रेशर उतना दे दिया, तो इसका मतलब वही तो एसटीपी है, तो इससे मत घबराइएगा, समझिए कि ये एसटीपी ही तो है, इसमें प्रेशर 1 एटीएम दिया है एटमॉस्फेयर, और जो टेम्परेचर है 273 केल्विन दिया है, तो इसे आप मत घबराइएगा, ये भी तो एसटीपी है। तो ऐसे भी हम आपको जो है क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, तो आप उसमें ढूंढना शुरू कर देंगे कि एसटीपी कहाँ है, एसटीपी से आप जो है कि उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, चलिए फिर हम अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, या तो चलिए एक और एक्स्ट्रा हम टारगेट देख लेते हैं, किसी परमाणु में, किसी यौगिक में किसी
एक परमाणु का मोल निकालना अब हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम NH3 है, जैसे H2O है, तो H2O का हम मोल हम अभी लिए थे, क्या लिए थे, जैसे मान लीजिए 36 ग्राम हम जल लिए थे, तो इसका मोल निकाले थे तो 2 मोल आया था। सबसे पहला क्वेश्चन था ये, 2 मोल आया था, 2 मोल आया था ना। लेकिन ये पूरा H2O का तो मोल आया है, लेकिन अगर हम केवल ऑक्सीजन का पूछ दें, केवल हाइड्रोजन का पूछ दें, तब क्या हो जाएगा, उसको हम निकालना अब देख रहे हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक और हम जो है कि टॉपिक ले लिए, फिर उसके बाद हम अगले क्लास में जरूर मिलेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हम देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे यौगिक में भिन्न परमाणुओं के मोल, यहाँ से हम देखने वाले हैं। ठीक, यौगिक में भिन्न परमाणुओं के मोल देखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए H2O है, H2O, तो H2O कितना ले लिए, मान लीजिए हम 36 ग्राम ले लिए, 36 ग्राम H2O हम ले लिए। 36 ग्राम H2O लेने के बाद हम इसमें हम बोलेंगे कि केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु का मोल ज्ञात कीजिए, केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु का मोल ज्ञात कीजिए। या तो पूछ सकता है केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु का मोल ज्ञात कीजिए, ये पूछ देगा। तो वही बोल रहा है कि ये पूरा जो यौगिक है, इसमें भिन्न परमाणु यानी अलग अलग परमाणुओं के, भिन्न का मतलब होता है अलग, अलग अलग परमाणुओं के क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक, तो उसका सूत्र होता है कि भिन्न परमाणु के मोल बराबर यौगिक का मोल गुणे परमाणु की संख्या। ठीक, आप इसको देखते रहिए, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा चीज़ है। आप इसको यहाँ से जो है कि थोड़ा अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, यहाँ से देखिए। अब ये बोल दिया भिन्न परमाणुओं के मोल में, इसका सूत्र हो गया भिन्न परमाणुओं के मोल बराबर यौगिक के मोल और गुणे परमाणुओं की संख्या। तो जैसे मान लीजिए पहले तो यौगिक का मोल निकालिए। यौगिक का मोल का मतलब पूरा यौगिक का मोल। तो हम जानते हैं मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, और भार दिया है 36 ग्राम, और अणुभार, जल का अणुभार होता है 18, 18 दूना के 36, 18 दूना के 36। और देखिए भिन्न परमाणु में अलग अलग परमाणु, यानी हम अलग अलग में मान लीजिए खाली ऑक्सीजन, केवल और केवल ऑक्सीजन परमाणु का हम यदि मोल निकाले, तो देखिए पूरा यौगिक का मोल हम 2 निकाल दिए ना, 2 गुणे परमाणुओं की संख्या किसका परमाणु की संख्या लेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या लेंगे। ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या लेंगे। तो H2O में ऑक्सीजन कितना है, एगो है। देखिए ऑक्सीजन कितना है, एगो है, तो 1 लिखेंगे। ठीक ना, अब देखिए तो यहाँ से 1 लिखेंगे तो 2 कम 2 मोल, यानी H2O में ऑक्सीजन कितना है, 2 मोल है। यदि हम इसी में यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के मोल निकालें तो फिर क्या हो जाएगा, यौगिक का मोल की संख्या तो 2 ही है, गुणे परमाणुओं की संख्या। अब किसका परमाणु की संख्या देखेंगे, तो हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, तो 2 दूनी के 4, यानी 4 मोल जो है कि हाइड्रोजन है। ये इतना हो गया। ठीक ना, इतना हम जो है कि हम तो ये सूत्र आप समझ लिए होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। ठीक, अब इसके हम कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं HW, जो है कि आप उस पर कीजिएगा। फिर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि नहीं समझ में आया, तो फिर हम जो है कि इसको फिर दोहरा देंगे अगले वाले क्लास में। ठीक ना, चलिए अब हम कुछ HW लिख दे रहे हैं। ठीक, होमवर्क है, इसको आप घर पे कीजिएगा। होमवर्क में क्या दिया गया है, 30 ग्राम ग्लूकोज के नमूने के ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के मोल ज्ञात करना है। इसका मतलब अलग अलग जो है कि इनका मोल निकालिएगा, जैसे अभी हम पिछले वाले पेज पे बताए थे। तो आप इसको होमवर्क कर लीजिए, इसको आप जो है कि घर पे कीजिएगा, और इसको कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। ठीक, इसको आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए अलग अलग, कार्बन बराबर इतना, हाइड्रोजन का मोल इतना, ऑक्सीजन का मोल इतना। ठीक, और समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक ना, ठीक, चलिए अब फिर हम मिलते हैं अगले वाले क्लास में। ठीक, तब तक गुड बाय। ठीक।